गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को गॉस लॉ के बारे में बता दिया था। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का कैलकुलेट करना बता दिया था, गॉस लॉ का प्रूफ बता दिया था। आज हम लोग उसी से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे कि कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर दो चार्ज रखें आर डिस्टेंस पर तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उसी को हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का डिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कूलम्स लॉ का डिडक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? चार्ज Q। ठीक, और अब सपोज दैट ये चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपको क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज हमने लिया Q, उस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो उसके लिए अगर हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। गॉसियन सरफेस के बारे में गॉस लॉ बहुत ही क्लियर है कि गॉसियन सरफेस की ज्योमेट्री कैसी होगी। इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री आप कैसे भी चाहें वैसे रख सकते हैं, एसिमेट्री को, कॉम्प्लेक्स को, सिमेट्री को। लेकिन चूंकि हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है इसलिए हम इसकी ज्योमेट्री को क्या रखेंगे? सिमेट्रिक रखेंगे। तो सिमेट्रिक ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ क्या लेंगे? एक जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा हमारा? एज अ स्फीयर। कैसा होगा हमारा? एज अ स्फीयर। सपोज दैट ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक, अब देखिए ये Q चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव Q चार्ज है तो इस Q चार्ज से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? रेडियली आउटवर्ड। इस डायरेक्शन में भी कैसे जाएगी? रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? यहां पर अगर हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, एक डीएस एरिया लेकर के एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज समझ में? हमने Q चार्ज लिया, Q चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। मान लिया ये पॉइंट है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस बनाया। कैसा लिया गॉसियन सरफेस? क्योंकि हमें कैलकुलेशन को आसान करना है इसलिए गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक के लिए हमने क्या ले लिया? स्फीयर। क्लियर? यहाँ पे कोई समस्या? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E है। यहाँ पर क्या है? एरिया वेक्टर क्या है? A। चूंकि दोनों क्या है? दूसरे के पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो Q इनक्लोज्ड होता है वो होता है Q इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो आप ध्यान से देखिए, इस गॉसियन सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये केवल यही है, केवल Q चार्ज है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ यही एक चार्ज है। तो वी कैन राइट दैट E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा तो कांस्टेंट होगा। E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है? ds क्या है? सरफेस एरिया। हमने अपना गॉसियन सरफेस कैसा लिया था? गॉसियन सरफेस हमने लिया था स्फीयर। तो ds हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई समस्या? प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। यहां से अब देखिए, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें E तो E इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। E क्या आ जाएगा? E आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखिए, जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो उसमें एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था। सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यही तो आया था। अरे यार, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? K। तो E इक्वल टू क्या आया था? K Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए
अब हमें क्या निकालना है, कूलम्ब्स लॉ निकालना है, कूलम्ब्स लॉ को रिड्यूस करना है। तो माना इस पॉइंट P पर जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट। यहां पर एक हमने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट। कैसा टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, रख सकते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट फोर्स इज वी नो दैट F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। यहाँ पर Q क्या है, Q नॉट, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या आई है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, कूलम्ब्स लॉ तो यही होता है, F इक्वल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ हमने रिड्यूस कर दिया किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है रिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो आप इसको इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए अब हम इसी में आगे चलते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखिए आप लोगों को मैंने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाया हुआ है E इक्वल टू KQ/R² वाले फॉर्मूले से विदाउट यूजिंग ऑफ गॉस लॉ। आपने देखा होगा वो कैलकुलेशन काफी बड़ी थी, अल्फा बीटा ले रहे थे, कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, फिर अल्फा को 90 डिग्री लिया, बीटा को 90 डिग्री लिया, एक्स कंपोनेंट रखा, वाई कंपोनेंट पे उसकी वैल्यू रखी, उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट आया। अब उसी यूनिफॉर्मली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम गॉस लॉ के हेल्प से निकालेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन को कितना आसान कर देता है। हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to एक थिन वायर है जो कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग होने के साथ साथ वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उसकी वजह से उससे एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। आज हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। चलिए एक हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया, ठीक है, इधर भी ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और इस साइड भी ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। और ये कैसे चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरा का पूरा वायर। ये पूरा का पूरा वायर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। कितनी है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, लैम्डा। ये पहले से ही आप नोट करके रख लीजिए, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। ओके, तो अगर हमें गॉस लॉ यूज करना है तो गॉस लॉ की सबसे पहली कंडीशन होती है कि यू हैव टू सिलेक्ट अ गॉसियन सरफेस। हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, एक गॉसियन सरफेस। यहां पर अगर हम गॉसियन सरफेस कैसा सिलेक्ट करेंगे, एक ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे जो हमारे कैलकुलेशन को क्या करेगा, इजी करेगा। इसलिए इस केस में हम जो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे वो होगा सिलेंडर। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। कैसा है ये गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, मान लिया इसकी लेंथ है कितनी, L, और इसका जो डायमीटर है वो इसके डायमीटर के बराबर होगा, यानी इसका डायमीटर कितना है। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है। चलिए अब
यहाँ पर हमें देखिए इस अगर हमने इस सिलेंडर को कंसीडर किया है तो इस सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस हैं। कितने सरफेस हैं? 3 सरफेस। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये पेन एक सिलेंडर है, मान के लिए ये है सिलेंडर। अब मान लीजिए ये हमारा सरफेस ऐसा ही सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसके बीच से एक वायर होकर गुजर रही है। तो इस सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस है। एक इसका अपर सर्कुलर पार्ट जो इसका टॉप है, एक इसका लोअर सर्कुलर पार्ट जो क्या है इसका बॉटम है, और एक इसका क्या है कर्वेचर वाला पार्ट जो सरफेस है। ठीक है, यानी टॉप, बॉटम और कर्व्ड सरफेस। इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। ध्यान से देखिएगा, सरफेस कर्व्ड सरफेस पार्ट नंबर 1, टॉप सर्कुलर अपर सर्कुलर पार्ट टॉप इसका पार्ट नंबर 2 और लोअर सर्कुलर पार्ट बॉटम पार्ट नंबर 3। तो हम तीनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। मान लिया इसका नाम दे दिया हमने सरफेस नंबर 1, इसका नाम दे दिया हमने सरफेस नंबर 2, इसका नाम दे दिया हमने सरफेस नंबर 3। क्लियर? आइए सबसे पहले हम सरफेस नंबर 1 की बात करते हैं। चूंकि ये वायर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉजिटिव चार्ज से कैसे निकलती है? एक पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसी होगी? वो स्ट्रेट लाइन होगी, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक, सबसे पहले ये सरफेस 1 लिया है, तो सरफेस 1 ध्यान से देखिए, सरफेस 1 कुछ इस तरीके से, ये टॉप मोस्ट पार्ट देख रहे हैं, यही है इसका सरफेस नंबर 1। ठीक, इसको ऐसे समझना। एक सेकंड, देखिए मान लीजिए ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, आपको दिख रहा है ये सिलेंडर है इस रूप में, और अंदर से एक वायर होकर के जा रही है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। हमें अभी इसका टॉप पार्ट ले रहे हैं, अपर पार्ट की वजह से हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा सरफेस नंबर 1। यहाँ पर चूंकि वायर इस तरीके से है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। यही मैंने डायग्राम में दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। मैं वायर हटा दे रहा हूँ, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरीके से हैं। ठीक, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सरफेस पर क्या ड्रॉ करना होता है? परपेंडिकुलर। सरफेस हमारा क्या है? ये अपर सरफेस है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये जाएंगी, क्योंकि वायर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। और पहले वाले सरफेस नंबर 1 पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस परपेंडिकुलर के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसको रख लेते हैं। यहाँ पर फॉर सरफेस नंबर 1 हम मान लिया इसका फ्लक्स है 1, φ1 इज इक्वल टू होता है E डॉट ds cos थीटा। यही होता है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये एंगल कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा E डॉट ds cos थीटा। cos थीटा कितना होगा? 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो φ1 कितना आएगा? 0। पहले सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आइए अब हम लोग सेकंड सरफेस की बात करें। सेकंड सरफेस की वजह से φ2, और सेकंड सरफेस हमने लिया है लोअर बॉटम सरफेस। ठीक है, ये बॉटम है सेकंड सरफेस। यहां पर भी देखिए, चूंकि वायर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है ना, ये ऐसे इसी तरह से वायर ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? इस तरीके से निकलेंगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी कैसे होगी? ऐसे होगी। और इस सरफेस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? इस केस में भी 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा, तो इस केस में भी क्या होगा? E डॉट ds cos थीटा। यहां पर भी थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहां पर φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डॉट ds cos 90 की वैल्यू 0, तो φ2 भी कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए,
ऊपर वाला जो अपर सरफेस था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, नीचे वाला जो लोअर सरफेस था उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। अब बचा केवल कर्व साइड का जो कर्व सरफेस है, चलिए उसकी वजह से अभी निकाल लें, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये याद रखिएगा कि 5 0 आया है और 5 2 0 आया है। 5 3 भी क्या होगा? 5 3 अब हमारा किसकी वजह से, ध्यान से देखिए, इस कर्व सरफेस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? यही है जैसे पहले थी, लेकिन अब कर्व्ड सरफेस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा। परपेंडिकुलर कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे ही आएगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा हर जगह? 0 डिग्री। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो cos थीटा में थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0। देन वी कैन राइट दैट phi 3 इज इक्वल टू E डॉट ds cos theta. In this case theta is equal to 0 degree, so we can write that phi 3 is equal to E dot ds. ds क्या है? इस सरफेस का, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। ds हमने छोटा सा लिया, इसको ओवर द होल एरिया अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल सरफेस तो phi 3 आएगा E डॉट 2 पाई आर एल। आर क्या है? रेडियस, और एल क्या है? लेंथ। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया? phi 3। अब इस सिलेंडर द्वारा बाउंडेड टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स वो होगा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा। phi 1 कितना आया हमारा? 0। phi 2 कितना आया हमारा? 0। और phi 3 कितना आया हमारा? E डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, किसी भी कर्व सरफेस द्वारा, किसी भी क्लोज सरफेस द्वारा से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी 2 पाई आर एल हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लीज नोट इट डाउन फटाक से, फिर मैं आगे बताता हूं। हो गया? आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। टोटल फ्लक्स हमारा कितना आया है? E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहले हमें निकालना है इसके द्वारा टोटल इनक्लोज चार्ज। ठीक है? इस सिलेंडर द्वारा। अब देखिए ये वायर हमारा कैसा है? ये वायर है हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग। मान लीजिए ये ऊपर भी इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे भी, लेकिन क्या ये सरफेस पूरे वायर को कवर कर रहा है? नहीं। इस पूरे वायर पे कितना चार्ज है? Q चार्ज है। लेकिन ये जो सरफेस है ये केवल L लेंथ के वायर को ही कवर कर रहा है। तो ये जो चार्ज होगा, जो चार्ज इनसाइड द सरफेस होगा, वो वही चार्ज होगा जो इस L लेंथ के वायर पर होगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। ये पूरा वायर इनफाइनाइट लेंथ का मान लीजिए। ठीक है? इस पूरे वायर पर Q चार्ज है, मतलब Q चार्ज इसके पूरे हिस्से पर बराबरी से फैला हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम पूरा वायर कंसीडर करें इनफाइनाइट लेंथ का तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q। लेकिन जो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है उसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट तो है नहीं, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है L। तो जाहिर सी बात है उस गॉसियन सरफेस द्वारा टोटल इनक्लोज चार्ज इनफाइनाइट Q तो नहीं होगा, सिर्फ L लेंथ में जितना चार्ज होगा वही निकालेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। ठीक है? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस द्वारा इनक्लोज्ड लेंथ कितनी है? L। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हुआ Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा। Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा L। तो वी कैन राइट दैट E डॉट 2 पाई आर एल इंटू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा से L कैंसिल, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। चलिए
ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई 2, तो वी कैन राइट दैट 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है k, तो वी कैन राइट दैट E इज इक्वल टू k 2 लैम्डा अपॉन r, तो we can write that E is equal to 2k lambda by r. This is the electric field due to a uniformly charged, uniformly long, infinitely long, uniformly charged thin wire. ठीक है, E is equal to 2k lambda by r. अब आप याद करिए, जब मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग केस निकलवाया था इंटीग्रेशन करा करके पूरा वो कटिंग प्रोसेस, उसमें भी यही रिजल्ट आया था 2k लैम्डा बाई r, और यहाँ पर भी यही रिजल्ट आ रहा है। देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो इस साइड का L ने इस साइड के L को क्या किया, कैंसिल आउट किया। ये L क्या था, ये लेंथ था जो हमने सिलेंडर लिया उसकी लेंथ, यानी कि हम सिलेंडर की लेंथ कुछ भी ले, ये लेंथ क्या इस रिजल्ट में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर L नहीं है, इसका मतलब हम सिलेंडर की लेंथ कितनी भी ले उसकी लेंथ से इसके इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर L नहीं आ रहा है, लेकिन ये R आ रहा है। R का मतलब कि वायर के अगर नजदीक होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज्यादा, वायर से दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम। देखिए वी कैन राइट दैट, मैं यहाँ के बाद लिख रहा हूँ, वी कैन राइट दैट E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r है। ये देखिए 2k लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, तो वी कैन राइट दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी r बढ़ेगा तो E क्या होगा घटेगा। इफ r बढ़ेगा तो E क्या होगा घटेगा। इफ r इंक्रीजेस E विल डिक्रीज, और इफ r डिक्रीजेस E विल इंक्रीज। समझ में आया आप लोगों को। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। प्लीज नोट इट डाउन। तो अब ये समझ में आ गया आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की वजह से किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, एक जब इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हो। अब हम लोग इसमें दो केस और बचते हैं, जो आपके को है तो बहुत सारे केस गॉस लॉ की वजह से, दो केस और बचते हैं। एक है आपका इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेट और इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट। इन दोनों की वजह से भी गॉस लॉ का हेल्प लेते हुए हमें किसी एक पॉइंट पर, जो कि उस शीट से r डिस्टेंस पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे कल या कल के बाद वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को इस गॉस लॉ समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये जो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट, और इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेट, इन तीनों में से कोई ना कोई एक बोर्ड में जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे गॉस लॉ में बहुत सारे केस हैं, ये जो तीन अभी बेसिक शुरुआती केस है। अब इसके बाद हम लोग गॉस लॉ में और डीपर जाएंगे और न्यूमेरिकल के थ्रू और हम डीप में जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार प्लीज मुझे रिंग करिएगा, मेरा नंबर दिया हुआ है, सब कुछ है, मुझे प्लीज एक बार बताइएगा व्हाट्सएप करके कि कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच क्लास।